नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड एलटी का एग्ज़ाम पेपर है जो सबसे शुरू में हुआ था। वो एग्ज़ाम पेपर है, उस टाइम मतलब 200 क्वेश्चन थे। 200 में से 100 क्वेश्चन जीके के थे और 100 क्वेश्चन हिंदी के थे, इस तरह से। और अब जो क्वेश्चन आते हैं सब वो क्वेश्चन आते हैं, और 100 क्वेश्चनों में से 30 क्वेश्चन तो आते हैं मनोविज्ञान से अपने, और 70 को मतलब हाँ 125 आते हैं, शायद 125 आते हैं। मैं उसमें कंफर्म करके बताऊंगी आपको। तो उसमें अब वाले जो हैं तो उसमें मतलब हाँ 70 और 75 इस तरह से, हाँ सही बिल्कुल। उसमें अब हाँ अब जो आते हैं, मेरा ध्यान आया तो वो 100 क्वेश्चन आते हैं। तो 100 क्वेश्चन में से अब आते हैं 30 क्वेश्चन वैसे ही ये जो मनोविज्ञान के, और 70 क्वेश्चन आते हैं हमारे मतलब हिंदी भाषा से संबंधित। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आगरा का बोली क्षेत्र है। तो आगरा का बोली क्षेत्र क्या है? तो आगरा का बोली क्षेत्र, अब जैसे आगरा का पूछा है, ऐसा आप मतलब पूछ लें कि इलाहाबाद, लखनऊ, प्रतापगढ़ कौन सी बोली बोली जाती है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें ये ज़रूर अच्छे से देख लेना कि ये कहाँ कहाँ अवधि कहाँ बोली जाती है, ब्रज कहाँ बोली जाती है, खड़ी कहाँ बोली जाती है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक वाली वो ही ज़्यादातर रिपीट होती हैं, नहीं तो जो डीपली हैं वो कहीं कहीं ज़्यादा देखने को मिलेंगी, नहीं तो डीपली नहीं मिलती हैं भाषा से संबंधित। वो भाषा का सिलेबस बहुत छोटा है, अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे ना तो ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा, इसमें होगा ब्रज। आगरा कहाँ बोली जाती है, आगरा में कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज बोली जाती है। और आगरा, जैसे आगरा, अलीगढ़, मथुरा, ये कृष्ण भगवान के क्षेत्र है ना, तो ये सब कौन से ब्रज क्षेत्र हैं इधर के, ठीक है। और अवधि कहाँ बोली जाती है? अवधि बोली जाती है इलाहाबाद, लखनऊ, प्रतापगढ़। तो यहाँ कौन सी बोली जाती है? अवधि भाषा बोली जाती है। और खड़ी बोली बोली जाती है मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, इस तरह से खड़ी बोली बोली जाती है। और अच्छी खड़ी बोली अगर पूछें कि कहाँ मिलेगी, कहाँ बोली जाती है, तो मेरठ में सबसे मतलब अच्छी परिनिष्ठित है, मतलब कहना चाहिए खड़ी बोली मिलेगी सुनने के लिए, ठीक है। खड़ी मतलब बोली अब कितनी होती हैं अपनी? 18। और उपभाषाएं कितनी है? 5 हैं, ठीक है। और शोर सैनी अपभ्रंश ही ऐसा है जिससे मतलब हमारी 9 भाषाएं हैं शोर सैनी अपभ्रंश से। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा भाषा मतलब किस अपभ्रंश से विकसित है, तो शोर सैनी अपभ्रंश से सबसे ज़्यादा भाषाएं विकसित हैं इनमें। क्योंकि पश्चिमी हिंदी की तो 5 भाषाएं हैं और राजस्थान की 4 भाषाएं, ये शोर सैनी अपभ्रंश से ही विकसित है। आगे देखते हैं। अष्टछाप के कवि हैं, तो अष्टछाप के कवि कौन है? तो अष्टछाप के कवि कौन से हैं? कुम्भन दास हैं। तो अष्टछाप की स्थापना कोई कब हुई? 1565 ईस्वी में हुई। वो किसने की थी? विठल नाथ जी ने की थी। और इसमें कितने शिष्य थे? 8 शिष्य थे, 4 बल्लभाचार्य जी के और 4 विठल नाथ जी के शिष्य, इस तरह से। तो ये है ये बल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं कुम्भन दास। सूर, कुम्भन, परमानंद, कृष्ण, ये तो थे सूरदास मतलब बल्लभाचार्य के। और विठल नाथ के थे चीत, गोविंद, चतुर्भुज, नंद, इस तरह से, ठीक है। आगे देखें। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। तो ये पंक्ति किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ मीराबाई की पंक्तियाँ हैं। और मीराबाई और रसखान कैसे थे? धर्मनिरपेक्ष, मतलब दोनों जो थे मतलब मतलब सॉरी दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष का मतलब किसी भी मतलब एक, जैसे कहते हैं ना, किसी संप्रदाय निरपेक्ष थे, मतलब किसी संप्रदाय में ये नहीं थे, इस तरह से थे। और दोनों कृष्ण के भक्त थे वैसे तो, ठीक है। और मीराबाई की अगर पूछें तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म हुआ था कुड़की में, और मृत्यु कहाँ हुई थी? रणछोड़ मंदिर में हुई थी। और मीराबाई की भाषा कौन सी है? ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा है मीराबाई की। और मीराबाई की भक्ति कैसी है? मीराबाई की भक्ति है माधुर्य भाव की भक्ति। आगे देखते हैं। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। तो छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो ये हैं लाल कवि। तो प्रकाश कैसा होता है? लाल होता है। तो छत्र प्रकाश किसकी रचना है? लाल कवि की रचना है। और भूषण की रचना है वो, जैसे शिवराज भूषण अलंकार शास्त्र ग्रंथ है। एक है छत्रसाल दशक, इनकी रचना। और एक और है, मैं भूल रही हूँ अभी। और एक सूदन की रचना है सुजान चरित। ये बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं रचनाएं। आगे देखते हैं। गारसा दातासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? तो गारसा दातासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा था? तो ये फ्रांसीसी दे रखा है इसमें, ये सही है, फ्रांसीसी भाषा में, ये फ्रेंच भाषा आ जाए,
ठीक है, फ्रेंच भाषा में लिखा था। और हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा था? गार्सदा तासीजे ने लिखा था, ठीक है। और हिंदी भाषा का हिंदी पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था? वो शिव सिंह सेंगर ने लिखा था, शिव सिंह सरोज। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो कृष्ण गीतावली तुलसीदास की है। कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, बरबे नारायण, रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, सब किसकी रचना है? ये तुलसीदास जी की रचना है। राम ध्यान मंजरी ये है, या तो मतलब ध्यान मंजरी, वो राम ध्यान मंजरी, ये रचना किसकी है? ये अग्रदास की रचना है, ठीक है। और ये है श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी रचना है राजा भोज की। द्रग ऊर्जत टूटुट कुतुम जुरोत चतुरचित प्रीत में कौन सा अलंकार है? तो ये है, इसमें असंगति अलंकार है। असंगति अलंकार मतलब, और ये दोहा किसका है? ये बिहारी जी का दोहा है जो है, ठीक है। और असंगति अलंकार वहाँ होता है जब कारण कहीं हो और कार्य कहीं हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? असंगति अलंकार होता है। और विभावना अलंकार में होता है कारण के न होने पर भी कार्य का होना क्या होता है? विभावना अलंकार में होता है। इनकी, क्योंकि अब उदाहरण तो पूछते ही थे, अब परिभाषाएं भी पूछते हैं इनकी, तो इनकी परिभाषाएं भी अच्छे से आपको पता होनी चाहिए कि अलंकार की परिभाषा कैसे है, ठीक है। जैसे जैसे मुझे मतलब आगे टाइम मिलेगा तो मतलब एक वीडियो बनाऊंगी जो मतलब इसमें सबकी परिभाषा अलंकारों से संबंधित कुछ मतलब आपको जानकारी बताऊंगी, तो वो आसानी से इससे आप समझ पाओ इन्हें, ठीक है। और निदर्शन अलंकार की परिभाषा है कि मतलब जहाँ मतलब जब दो कार्य हो या वस्तुओं में उनमें कुछ समानता करने पर मतलब करने के लिए एक सा बताया जाए उन्हें। और विरोधाभास को परिभाषा अगर पूछिए तो विरोधाभास अलंकार की परिभाषा होती है विरोध ना होने पर भी विरोध का मतलब आभास करना। आगे देखते हैं, रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? तो रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? तो वो है, ऑप्शन ए सही है इसमें, लोलट, शंकुक, नायक और अभिनव गुप्त। तो ये जो भरत मुनि का रस सूत्र है उसके व्याख्याता आचार्य हैं। तो इन्होंने रस सूत्र जो पूछा है, भरत मुनि का रस सूत्र पूछा है जो उन्होंने नाट्य शास्त्र में दिया है, तो उसके व्याख्याता आचार्य हैं ये चारों। तो लोलट, अगर इनका क्रम पूछे तो ये क्रम बिल्कुल सही है, लोलट, शंकुक, नायक, अभिनव गुप्त, ये बिल्कुल सही इनका क्रम है जो पूछते हैं। अगर पूछें तो लोलट का क्या है? उत्पत्तिवाद है। और अनुमितिवाद शंकुक का है, भुक्तिवाद भट्टनायक का है, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है। और इनका दर्शन पूछ लें तो लोलट का क्या दर्शन है? मीमांसा दर्शन है। शंकुक का न्याय दर्शन है। और भट्टनायक का साक्ष्य दर्शन है। अभिनव गुप्त का शैव दर्शन है। तो इन्हें याद कर लेना इस तरह से, मीमांसा, न्याय, साक्ष्य और शैव। आगे देखते हैं, हिंदी दैनिक समाचार सुधावर्षण के संपादक हैं। तो हिंदी दैनिक समाचार सुधावर्षण के संपादक कौन है? श्याम सुंदर सेन है। और ये बालमुकुंद गुप्त हैं। ये इनका पत्र है कोहिनूर। बालमुकुंद, जो राधा कृष्ण का पत्र कौन सा था? वो जो संपादक थे वो थे भारतेंदु पत्र के। और हिंदी का अगर पूछे, हिंदी का पहला मतलब पहला समाचार पत्र कौन था? तो उद्दंड मार्तंड था। अगर पहला समाचार पत्र पूछे हिंदी का ना देखे तो वो कौन सा था? बंगाल गजट था, जो जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा दिया गया था, वो अंग्रेजी भाषा में था। आगे देखते हैं, अनारों के रचनाकार हैं। तो अनारों के रचनाकार कौन है? मंजुल भगत हैं। और राजी सेठ की रचना है तीसरी हथेली। रचना काल के आधार पर कृतियों का क्रम है। तो रचना काल के आधार पर कृतियों का क्रम है। अब जैसे रचना काल के अगर सन तुम्हें याद नहीं रहते ना, तो मतलब सन याद नहीं हो रहे, तो रचनाओं को क्रम से लगा के उन्हें याद कर लेना। देखो जो छायावाद के चारों रचनाकार हैं उनके अच्छे से देख लेना। मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद के नाटक, भारतेंदु के नाटक, और वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। ये मतलब कुछ लेखक ऐसे हैं जिनकी रचनाएं पूछी जाती है एग्जाम में, और मतलब क्रम भी पूछते हैं, ठीक है। तो उन्हें अच्छे से देख लेना। यशपाल के उपन्यास पूछते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ये बी सही होगा, साकेत, कमायनी, कुरुक्षेत्र और उपन्यास। क्योंकि जो है साकेत 1931 की रचना है, और कमायनी 1935 की रचना है, और कुरुक्षेत्र 1946 की रचना है, और अंधा युग 1955 की रचना है। और साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। रचना काल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम है। तो
मतलब जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम कौन सा बताना है इसमें। तो जयशंकर प्रसाद के सही इसमें क्रम कौन सा है, वो है ऑप्शन बी, राज्यश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और धूस्वामिनी। तो इनका राज्यश्री का जो समय है नाटक का, वह 1915 ईस्वी, अजातशत्रु का 1922 ईस्वी और चंद्रगुप्त का है 1931 ईस्वी और धूस्वामिनी का 1933 ईस्वी है। और ये नारी मुक्ति की समस्या को किसमें उठाया गया है, ध्रुव स्वामिनी में उठाया गया है। जयशंकर प्रसाद के सभी नाटकों के बारे में अच्छे से देख लेना, इसमें क्या क्या दे रखा है और किससे संबंधित है वो पूछते हैं। और जो भारतीय हिंदू के नाटक हैं उनको देख लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमेशा ज़रूर बनना है अगर एग्जाम दे रहे हो तो। आगे देखते हैं, 113 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें है मतलब सुमेलित करना है। एक सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, रस मीमांसा। तो रस मीमांसा किसका है, ये रामचंद्र शुक्ल का है रस मीमांसा। और ये है नाथ संप्रदाय आलोचनात्मक ग्रंथ है। और नाथ संप्रदाय किसका है, नाथ संप्रदाय है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और आस्था और सौंदर्य किसका है, ये डॉक्टर नगेंद्र का है, आस्था और सौंदर्य ना, सॉरी दोस्तों, रामविलास शर्मा का। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आगे देखते हैं, आगे सुमेलित करना है ये। तो इसमें है कुमारगिरी। तो कुमारगिरी मतलब किसका पात्र है, एक तरफ उपन्यास दे रखे हैं, एक तरफ पूछा कि किसका पात्र है। तो कुमारगिरी किसका पात्र है, कुमारगिरी चित्रलेखा का पात्र है, महामाया बाणभट्ट की आत्मकथा का पात्र है, और गोबर गोदान का पात्र है, भुवन नंद के दीप का पात्र है। ये आकाशदीप ऐसा है, नंददीप भुवन और वो जो है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। आगे देखते हैं, ब्रज भाषा का विकास किस से हुआ है। तो ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है, तो ब्रज भाषा का विकास हुआ है शूरसैनी अपभ्रंश से। शूरसैनी अपभ्रंश से किस किस का विकास हुआ है, तो शूरसैनी अपभ्रंश से पश्मीनदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती का विकास हुआ है। और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का विकास हुआ है। पैसाची से लहंदा और पंजाबी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। आगे देखते हैं, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। तो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है, तो वो है इतिहास। संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है, तो संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है, वो प्राकृत भाषा का है। पाली, प्राकृत, पाली, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इस तरह से है, ठीक है। तो इसमें पाली नहीं है ऑप्शन में, अगर प्राकृत की जगह पाली होती तो उस पर टिक लगा सकते थे। अपभ्रंश को हिंदी साहित्य का इतिहास का अंग मानने के लिए आधार होना चाहिए। तो अपभ्रंश को हिंदी साहित्य का इतिहास का अंग मानने के लिए आधार क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसने कहा। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसने कहा। तो ये कथन है टी.एस. इलियट का। कुछ कथन ये ऐसे होते हैं, अपनी एक रफ कॉपी रखते हैं ना, जैसे कहीं भी क्वेश्चन सुन लें उसे तो उसे अपना नोट कर लेते हैं। तो ये अपना जैसे कोई कथन हमें याद है तो कुछ नहीं है, नहीं तो नोट कर लो, क्योंकि एक वन लाइनर इस तरह से क्वेश्चन तैयार करो अपने की एक बुक तुम्हारी खुद में ही तैयार हो जाए वन लाइनर की। जहाँ देखा जहाँ सुना वो उसे नोट करते चलाओ नो। और बीच बीच में ऐसा नहीं कि लिख के उसे बंद करके रख दो, ऐसा भी नहीं है, उसे देखना भी है, नहीं देखोगे तो याद नहीं होगा वो, ठीक है। तो एक दो बार उसे बीच बीच में रिवाइज करते रहो। लेकिन मैंने ये वो देखा है कि जो हम नोट कर लेते हैं ना वन लाइनर में, वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी याद हो जाता है और एकदम ध्यान भी आ जाता है कि हाँ इसका आंसर ये है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित साहित्यिक वादों का सही क्रम है। तो ये आधुनिक काल की में है, जो मतलब जैसे भारतेंदु द्विवेदी युग, ठीक है, उस तरह इनका क्रम पूछना है कि इनका सही क्रम क्या है इसमें। तो इसमें है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और प्रपदवाद। और आधुनिक काल में अगर पूछें तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और प्रपदवाद। और प्रपदवाद का दूसरा नाम क्या है, नकेनवाद। नकेनवाद में 3 कवि थे, एक तो थे नलिन बिलोचन शर्मा, एक केसरी कुमार, एक नरेश कुमार, इस तरह से, ठीक है। आगे देखते हैं, महापुराण के रचनाकार हैं। तो महापुराण किसकी रचना है, पुष्पदंत की रचना है। वो स्वयंभू की रचना कौन सी है, पांचोरियों है। और ये गुणभद्र की रचना है उत्तर पुराण, जो प्राकृत भाषा में है। ये राम काव्य से संबंधित है।
तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की है? तो तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो वो है दास्य भाव की। और साख्य भाव की भक्ति किसकी है? वो जैसे भक्ति कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती हैं। भक्ति को अगर पूछे ऑप्शन में देखें तो 5 प्रकार की होती हैं। अब इसमें जैसे रखा कि दास्य भक्ति है तो तुलसीदास की, अगर साख्य भक्ति है तो सूरदास की है, माधुर्य भक्ति किसकी है? तो माधुर्य भक्ति है मीराबाई की। रामचरितमानस की शैली है, तो रामचरितमानस की शैली कौन सी है? दोहा चौपाई शैली है रामचरितमानस की। और रामचरितमानस की रचना कब हुई थी? मतलब 1631 विक्रम संवत में। अगर आपको सन याद नहीं रहता ना तो विक्रम संवत याद रह जाता कहीं, तो उसमें से माइनस कर लेना 57, तो आपके ईस्वी में निकल जाता है। 57 अगर माइनस करोगे ना तो ईस्वी वर्ष निकल जाते हैं उसमें से, ठीक है। रामचरितमानस 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे इसे लिखने में। और इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और उत्तर कांड में कलयुग का वर्णन दे रखा। इस तरह से सब देख लेना। रामचरितमानस से एक क्वेश्चन आता है हमेशा। बेमेल को चुने, तो इसमें बेमेल कौन सा है उसे चुनना है। तो मंगल रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की। ये गलत है। अगर रामायण होती तो वाल्मीकि जी की रचना थी, ठीक है। और तुलसीदास ने क्या लिखी है? रामचरितमानस लिखी है। रामायण मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है। महापुराण पुष्पदंत की रचना है। उत्तर पुराण गुणभद्र की रचना है। ये सही है, ठीक है। संजय किस नाटक का पात्र है? तो संजय किस नाटक का पात्र है? तो संजय जो अंधायुग का पात्र है, ठीक है। अंधायुग नाटक किसका है? धर्मवीर भारती का है। और संजय कौन थे? जो धृतराष्ट्र को मतलब आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का कि कैसे कैसे है, ठीक है। इसमें पात्र और कौन कौन से हैं? गांधारी है, युसु है, और गांधारी युसु है, और धृतराज हैं, इस तरह से, ठीक। और आधे अधूरे ये रचना किसकी है? ये मोहन डाकेश का नाटक है आधे अधूरे। और इसमें जो पूछे आते हैं इसके पात्र आधे अधूरे के, तो इसमें सावित्री है, महेंद्र है, जुनेजा है, किन्नी है, बिन्नी है, अशोक है, इस तरह से, ठीक है। आगे देखते हैं। सिपाही की माँ किसने लिखा है? तो सिपाही की माँ किसने लिखा है? तो सिपाही की माँ है ये मोहन डाकेश की रचना, ठीक है। और विनोद रस्तोगी की बहू की विदा जो पूछी आती बहुत एग्जाम में, ठीक है। महादेवी वर्मा की रचना तो वही है। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्यागी, दीपशिखा, ये सब किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। निम्न साहित्य को आरोही क्रम में कीजिए, तो निम्न साहित्य को आरोही क्रम में कीजिए। तो ये अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब होता है उल्टा और आरोही का मतलब होता है सीधा। ये भी थोड़ा सा ज्ञान करने की बात है, क्योंकि जैसे हमें पता है आरोही का अवरोही का नहीं पता, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखने के लिए अवरोही और आरोही का अच्छे से देख लेना अपना, ठीक है। तो अवरोही क्या हो गया? उल्टा, और आरोही सीधा। तो हमें सीधा तो हो गया नाट्यशास्त्र, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश और रस सिद्धांत। अगर इसका उल्टा क्रम लगाना है तो वो है ऑप्शन बी सही है। इसमें रस सिद्धांत, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश और नाट्यशास्त्र ना। और अब इसमें ये पूछे रस सिद्धांत किसका है? तो रस सिद्धांत है नागेंद्र का है, काव्य प्रकाश मम्मट का है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है, और नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है, ठीक है। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा कहते हैं? तो ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? तो ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं रस को, ठीक है। और ब्रह्मानंद सहोदर रस को किसने कहा है? ये विश्वनाथ ने कहा है। जो रस के बारे में बताया था मैंने उसमें और विस्तार से आपको बताया था। और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है इसमें? ये है अलंकार संप्रदाय है भामा का अलंकार संप्रदाय भामा, और ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन का। और ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन। अगर पूछे संप्रदाय कितने होते हैं तो संप्रदाय होते हैं हमारे 6, ठीक है। संप्रदाय 6 होते हैं। और 6 संप्रदाय में एक तो है रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, इस तरह से इनका क्रम है। तो औचित्य किसका है? ये छेवेंद्र का है। और कुंतक का है वक्रोक्ति, और भरत मुनि रस सिद्धांत है, ठीक है। इस तरह से अपने ये सारे क्रम है। और आज के अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी क्रम में अपना एक पार्ट में और ये जो क्वेश्चन रह गए अपने कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। तब तक अपना अभ्यास और क्वेश्चन हमेशा करने हैं, डेली आपको क्वेश्चन करते हैं। बिना क्वेश्चनों के सुधार नहीं हो सकता। अगर आप करना चाहते हो कि अगर थ्योरी पढ़ते रहो तो उससे नहीं होगा। थोड़ा मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको करने ही है। दिन में कम से कम 100 क्वेश्चन करो, लेकिन 100 क्वेश्चन भी ऐसे नहीं टिक लगा के एकदम से उसे समझ के भी करना है, ठीक है। आप ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि हमें याद नहीं हो रही है। अगर मतलब दिमाग से याद नहीं हो रही है तो आँख भी हमारा उतना ही सहयोग करती है याद करने में जितना कि दिमाग हमारा करता है, ठीक है। तो अगर हमने कोई चीज़ कभी देखी है तो वो ध्यान जरूर रह जाती है कि हमने उसको कहीं देखा है। तो इसलिए हमारी आंखों का सहयोग भी उतना ही है
कि मतलब जितना दिमाग का है, तो इसलिए कहीं न कहीं तो चीज़ वो ध्यान रहेगी, तो इसलिए अच्छे से समझ के चीज़ों को याद करोगे तो वो बढ़िया रहेगा। ठीक है? आज के लिए ही इतना ही, बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।